जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। सोमवार को मौर्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, बैलेट पेपर की वोटिंग समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनावी जीती। इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेला हुआ है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जहां लोगों ने समझा है वहां पर परिणाम सकारात्मक भी आए हैं। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जन आधार तेजी से आगे बढ़ा और विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का एक बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी है। उसे और बड़ा बनाने के लिए ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा है कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ते हुए कहा था कि वो नेवला है और प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी नाम के सांप को खत्म करके ही दम लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। भाजपा ने अकेले अपने दम पर 255 सीटें हासिल की है, जबकि अपने सहयोगियों के साथ उसकी सीटें 273 हैं। भाजपा के सहयोगी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को 12 सीटें और निषाद पार्टी को 6 सीटें पर जीत मिली है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी लहर के बावजूद भी ऐसी 3 सीटें हैं जहां भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। 2017 में भाजपा के 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। जिन 3 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है उनमें एक खास सामान्य बात है। दरअसल जिन 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है वो तीनों ठाकुर बिरादरी से थे। जिन 3 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हुई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाला हर इंसान कुंडा से परिचित होंगे। कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया गढ़ कहा जाता है। कुंडा सीट पर मुख्य मुकाबला राजा भैया और सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के बीच था। भाजपा ने यहां से सिंधु राज मिश्रा को उतारा था। राजा भैया को यहां 50.58% वोट मिले, जबकि गुलशन यादव के पक्ष में 35.19% वोट गए। बात भाजपा प्रत्याशी की करें तो उसके पक्ष में 8.36 वोट ही पड़ सके। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड 5वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी प्राइज मिली है, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी बांधी है। विशेष तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों की 7 विधानसभा सीटें भाजपा से छीनकर कांग्रेस ने चौंकाया है। कांग्रेस में भरोसा जगा है कि उसकी ये कामयाबी लोकसभा चुनाव में भी असर दिखाएगी। कांग्रेस ने 2017 की तुलना में इस विधानसभा चुनाव में सीट संख्या 11 से बढ़ाकर 19 की है। उसमें बड़ी भूमिका मैदानी जिलों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर की है। इन जिलों ने कांग्रेस की सीटों के आंकड़े में 7 की वृद्धि की है। हरिद्वार जिले की कुल 11 सीटों में इस बार कांग्रेस के खाते में 5 आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये संख्या केवल 3 तक सीमित थी। हरिद्वार में पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक दलों के साथ ही दावेदारी सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके दावेदार अब एक बार पुनः इस चुनाव में भागीदार राजनीतिक कद बढ़ाने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की भांति एमएलसी चुनाव में भी भाजपा और सपा की सीधी टक्कर देखी जा रही है। फरवरी महीने में एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने हल्ला शुरू किया तो आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग पर उस समय चुनाव टाल दिए थे। अब नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर दी गई है।
फतेहपुर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन 15 से 19 मार्च के बीच होगा। इस चुनाव को संपन्न कराने के बाद 12 अप्रैल को मतगणना होगी। जिले में अब दावेदारों की गणेश परिक्रमा भी अपनी अपनी पार्टी और पार्टी के धुरंधरों के बीच शुरू हो गया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में राहत देखने को मिल रही है। रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस हार के कारणों पर चर्चा की गई, साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया। इस बीच कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी की हार को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चन्नी को कांग्रेस के लिए बोझ बताया है। सुनील जाखड़ ने बिना नाम लिए अंबिका सोनी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट करके चन्नी को एसेट बताने पर लिखा है, एक एसेट क्या, आप मजाक कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि उन्हें उस महिला ने ट्रेजर नहीं घोषित किया जिसने उनका नाम सीएम के लिए प्रस्तावित किया था। आगे उन्होंने लिखा, शायद उनके लिए चन्नी सेट होंगे, लेकिन पार्टी के लिए वो केवल बोझ है। किसी और ने नहीं बल्कि उनके लालच ने ही उन्हें और पार्टी को नीचा गिराया है। विधान परिषद चुनाव को लेकर सोमवार तक नामांकन का खाता नहीं खुला। मंगलवार को भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील यादव तथा राजद प्रत्याशी कुंदन यादव नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राजद प्रत्याशी के नामांकन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद तारिक अनवर मौजूद रहेंगे। अन्य प्रत्याशी द्वारा भी नामांकन किए जाने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च तक चलेगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजद जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने बताया है कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से कटिहार पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम कटिहार मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 टलने का मामला धीरे धीरे गरमाता जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोलने वाला आम आदमी पार्टी सुबह सड़कों पर उतर आई। आम आदमी कार्यकर्ता सोमवार सुबह 10 बजे ही दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी के एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकलकर आई है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लीडर्स ने सड़कों पर पुलिस से डंडे खाए हैं। वो कितने दिन जेलों में रहे हैं, तब जाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे और उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। देश के 2 राज्यों में सत्ता चलाने वाली पार्टी के पश्चिम बंगाल के इंचार्ज संजय बासु ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में साल 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी भी भागीदारी करेगी। उन्होंने बताया है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देशकों के अनुसार पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने इसको लेकर अभियान भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया है कि इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च को एक रैली भी की है। गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर प्रचंड जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 92 सीटों जीतकर राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को पंजाब में 18 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा। खुद सीएम चन्नी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर
पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी ऐसी तीसरी राजनीतिक पार्टी हो गई है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।